पर से रविवार को जिस पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी बिश्नोई को कुचल दिया था, इलाज के दौरान उनकी मथुरा दास अस्पताल में मौत हो गई है। मामले में पुलिस ने सरपंच पति सहित 4 को गिरफ्तार कर लिया है। डंपर और एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी जब्त कर ली गई, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं। बुधवार को गमगीन माहौल में पुलिस सम्मान के साथ कांस्टेबल सुनील का अंतिम संस्कार हुआ। हत्याकांड से प्रदेश भर के पुलिस कर्मियों में माफियाओं के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन कांस्टेबल सुनील की हत्या का ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि जोधपुर में ही फिर हेड कांस्टेबल प्रतापाराम और कांस्टेबल कैलाश पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। गाड़ी चालक थाना क्षेत्र का ही एक हिस्ट्री शीटर है, राहुल कछवा इसका नाम बताया जा रहा है। 3 साथी गुर्गे भी गाड़ी में ही मौजूद थे। माता का थाना पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल ने 4 नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के हमले में पुलिस कांस्टेबल सुनील बिश्नोई की हत्या को राजस्थान में विफल हो रही कानून व्यवस्था का उदाहरण करार दिया। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। धौलपुर के चंबल से लेकर अलवर और भीलवाड़ा तक, यहां तक कि जोधपुर तक खनन माफियाओं का खौफ है। आज सबसे बड़े मुद्दे में पुलिस वाले का मर्डर, खनन माफिया है हमलावर। इस पर करेंगे चर्चा। पैनल के गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सवाल होगा, क्यों जानलेवा हो रहे खनन माफिया पर लगाम नहीं लग पा रही? पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? कानून का इकबाल कैसे होगा बुलंद? पैनल से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सड़क पर सरेआम बवाल, बेलगाम बेखौफ बदमाश, कार सवार का आतंक, पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले का वीडियो हुआ वायरल। जोधपुर में बजरी माफिया की कांस्टेबल को जान से मारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश का नया मामला सामने आ गया। बीच सड़क सरेआम पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का जिसने भी वीडियो देखा वो हैरान रह गया। दरअसल वीडियो में हेड कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाकर उसे जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक हेड कांस्टेबल प्रतापाराम और कांस्टेबल कैलाश आरोपियों के बारे में जांच कर रहे थे। इतने में एक स्कॉर्पियो कार आकर रुकी और कार चालक ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, जिससे पता चला कि कार चालक थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर राहुल कछवा था। कार के अंदर 3 लोग और भी सवार थे, जिनमें से एक ने पुलिस को धमकी भी दी। आरोपियों ने पुलिस से गाली गलौज करते हुए कार को आगे पीछे कर पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की। जाते समय भी स्कॉर्पियो चालक ने हथियार दिखाकर जान से खत्म करने की धमकियां दी। इसके साथ ही चालक के पास आगे बैठे शख्स ने भागते समय कैलाश के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे कैलाश नीचे गिर गया और कैलाश को चोट लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब सवाल ये कि आखिर क्यों अवैध खनन को रोकने में सफलता नहीं मिल पा रही है। पिछले 1 साल में अवैध खनन, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक केस। प्रदेश में अवैध खनन के 2305 मामले दर्ज हुए। 311 अधिकारी कर्मचारियों पर 93 हमले हुए। खान विभाग ने 1438 मामले दर्ज किए। वन विभाग ने 867 मामले दर्ज कराए। खान विभाग ने 47.77 करोड़ रुपए वसूले। अवैध खनन के 725 वाहन, मशीनरी जब्त की गई। वन विभाग ने 1.88 करोड़ रुपए वसूले हैं। विभिन्न पुलिस थानों में 311 मुकदमे दर्ज किए गए। 60 मामलों में चालान पेश किए गए। 8 मामलों में एफआईआर लगाई गई है। 25 प्रकरण वर्तमान में पेंडिंग हैं। हर राज्य में अवैध खनन, 5 साल के आंकड़े। साल 2019-20 में 13,235 मामले सामने आए, जिनमें 966 केस दर्ज हुए। 2020-21 में 10,200 मामले सामने आए, जिनमें 804 केस दर्ज हुए। 2021-22 में 9,073 मामले सामने आए, जिनमें 1,070 केस दर्ज हुए। 2022-23 में 9,372 मामले सामने आए, जबकि 1,069 केस दर्ज हुए। 2023-24 में 1,219 मामले सामने आए, जबकि 933 केस दर्ज हुए। साल 2024-25 में 4,443 मामले सामने आए, जबकि 425 केस दर्ज हुए। वहीं इससे पहले बजरी माफिया के कांस्टेबल को जान से मारने के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक सरपंच पति भी शामिल है। लेकिन मुख्य आरोपी डंपर चालक राणा राम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 5 महीने से हमने अपने लेवल पर
18 जगह नाके लगाए, 120 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है अवैध खनन परिवहन रोकने में एंगेज थे और काफ़ी हद तक रुका भी था, काफ़ी हद तक हमने रोका था, काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया था। ये घटना घटी है और ये घटना भी इसीलिए घटी है क्योंकि हमने रोकने का प्रयास किया। जैसा मैंने बताया कि जो भी हमने पिछले 5 महीने में काम किया है उसको और आगे बढ़ाएँगे और सख्ती से और मज़बूती से ये जितने भी असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी आगामी। फिलहाल पुलिस अब बढ़ते अपराध को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है और जल्द ही बजरी के अवैध धंधे से कमाई कर संपत्ति बनाने वाले आरोपियों की प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस विभाग को भी अब सोचना होगा कि इस तरह से कब तक बजरी माफियाओं का पुलिसकर्मी शिकार होते रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हमारी टीम ने आपके लिए तैयार की थी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जानकारी आपको मिली, तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से बेलगाम बेखौफ माफिया सड़कों पर घूम रहे हैं। खाकी वर्दी का भी इनको खौफ नहीं, तो सवाल है कि आम आदमी का जीना फिर सुलभ कैसे हो पाएगा। इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी है। हमारे साथ आनंद वर्धन शुक्ला साहब हैं, पूर्व IPS अधिकारी आप रहे। शुक्रिया इस पैनल पर जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है आपका सर। राजेश कृष्ण सिद्ध साहब पर्यावरणविद हैं। कैलाश मीना जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। साथ ही साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ रहे हैं। अरुण के पास चलते हैं। सबसे पहले अरुण, जोधपुर से ये तस्वीर जो हम लगातार दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर ये बड़ा सवाल कानून के इकबाल पर, जो इस मामले में तो कम से कम पूरी तरह विफल दिखाई दे रहा। बिल्कुल राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जोधपुर में बजरी माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं, आप देखिए पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। और जिस तरह से अगर बात की जाए कल जो है सुनील खिलेरी के निधन के बाद और कल ही की घटना है, हेड कांस्टेबल जो माता का थान क्षेत्र का जो था उसके साथ कैलाश कांस्टेबल था, उसके ऊपर हमला हुआ, तो कह सकते हैं जोधपुर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो ही रहे हैं। यह अलग बात है कि पुलिस जो DCP वेस्ट राजश्री राज वर्मा ने लूनी नदी क्षेत्र से जो है करीब 18 नाका लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया और काफी हद तक उस पर रोक लगी थी, लेकिन फिर भी बजरी माफिया चोर रास्ते से बजरी ले जा रहे थे और उसी को रोकने के प्रयास में कह सकते हैं सुनील खिलोरी ने जो है शहादत दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जो ये बजरी माफिया है, इनको किसी को डर नहीं है। साथ ही साथ जिस विभाग की जिम्मेवारी है, यानी कि माइनिंग विभाग, खनिज विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और उसको राज्य सरकार ने जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स दे रखी है कि वो जाइए और नदी में जो अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन खनिज विभाग कहीं नजर नहीं आता। और पुलिस है, पुलिस की मजबूरी ये है कि ये डंपर जब सड़कों पर निकलते हैं तो आए दिन हादसे करते हैं, उन हादसों को रोकने के लिए वो इन डंपरों को रोकने के लिए जो है नाके लगाई है और जब उन डंपरों को रोका जाता है, खनिज विभाग को सूचना देते हैं, उसके बाद भी कई घंटे लग जाते हैं खनिज विभाग को वहां पहुंचने में। यह अलग बात है कि बाद में उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई खनिज विभाग को करनी चाहिए उसी जगह पुलिस कर रही है। क्योंकि आप देखिए राहुल, एक बात और बताना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार में जिस समय जब बजरी रोकने का काम पुलिस कर रही थी तो पुलिस के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे थे और यही कारण है पुलिस भी अब जो है, भले ही सरकार बदल गई लेकिन फूक फूक कर कदम रख रही, क्योंकि बजरी माफियाओं का नेक्सस इतना बड़ा है। हमारी जब दिन में आज अगर बात की जाए, जब सुनील को श्रद्धांजलि देने के बाद में जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है उनसे बात हुई, उनका सबसे बड़ी बात यह है विभाग के अंदर जो ब्लैक शिप्स है, जो सूचनाएं पुलिस की जो है बजरी माफियाओं को दे देते हैं या उनसे कुछ गेन करते हैं, उनको बाहर निकालना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, समस्या है। इसमें अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कौन वो लोग है जो बजरी माफिया को सूचना देते हैं। आजकल तो जो अगर बात की जाए मोबाइल की कॉल डिटेल है या CDR निकाल कर लोकेशन से पता कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात राहुल ये भी है कि बजरी माफिया का नेक्सस इतना बड़ा हो चुका है। आप देखिए पिछले दिनों की बात मैं बताना चाहूंगा कि पाली से जोधपुर रेंज IG विकास कुमार आ रहे थे और रास्ते में बजरी माफिया को ये पता चला कि रेंज IG की गाड़ी जा रही, तो वो अपने WhatsApp कॉल पे और मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज वायरल हुए थे कि IG साहब की गाड़ी पाली से जोधपुर की तरफ आ रही है, क्या IG साहब की गाड़ी को ठोक दे। यानी कि उनको एक IPS अधिकारी, IG लेवल के अधिकारियों का भी खौफ नहीं है। तो कह सकते हैं बजरी माफिया काफी जो पनप चुके हैं, उसको पुलिस का खौफ नहीं है। जब तक पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी राहुल, तब तक ये माफिया इस तरह से जो कह सकते हैं। ठीक है अरुण, ठीक है, आपने ठीक कहा कि इससे साफ पता लगता है कि बजरी माफिया कितने बेखौफ हैं और उनका जो पूरा नेटवर्क है वो कितना पनप रहा है। इससे ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्राउंड पर आप हैं
आपने तमाम जानकारियां आप हमसे साझा की हैं, शुक्रिया फिलहाल आपका। इससे पहले समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है और पर्यावरण पर इसका कितना बड़ा नुकसान है, इस पर चर्चा करें उससे पहले कुछ सवालों के जवाब हम लोग आनंद वर्धन साहब से ले लेते हैं, जो सवाल हमारे संवाददाता ने भी खड़े किए हैं। आनंद साहब, बजरी माफियाओं के आगे पूरा पुलिस सिस्टम भी लगता है बहुत छोटा एक सिस्टम है, यूं कहें कि पूरा का पूरा प्रशासन और शासन तक नतमस्तक दिखाई देता है। माजरा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं कि 1200-1300 मामले पकड़े गए, जिसमें 12,000 मामलों में 300, 400, 700 एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी बात यह कि एफआईआर की जो जांच होती है बड़ी सतही होती है। ट्रैक्टर मालिक कौन है, उस पे कौन मिला, किसने किया, उसको पकड़ के उसका चालान करके इतिश्री। कभी ये जानने की कोशिश नहीं की जाती है, और की जाती है तो फेल हो जाते हैं कि इनके पीछे कौन है, इनके केसेस कौन लड़ता है, इनको संरक्षण कौन दे रहा है। वहां तक अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो ये मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। धौलपुर हो, कोटा हो, बूंदी हो, टोंक हो, जोधपुर हो, कहीं भी हो, पाली हो, जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे। आप देखिए कि बड़े बड़े, माफ कीजिएगा मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, राजनेता कितने जुड़े हुए हैं इन चीजों नहीं, से। बिल्कुल ज्यादा नहीं बोल रहे हैं सर, आप तो हकीकत बयां कर रहे हैं। जुड़े हुए हैं, कितने पुलिस वालों के अपने ट्रैक्टर चल रहे हैं। कभी भी पुलिस विभाग ने इसकी जांच करने की कोशिश भी नहीं की। आप देखिए हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, बड़े बड़े वकील हैं, उनको कौन कर रहा है, मैं नाम मुझे याद है पर मैं लेना नहीं चाहता। जो आदमी पुलिस वालों पर अटैक कर रहा है, क्या उसके पीछे बैकिंग नहीं है? ठीक बात उसकी है। जांच क्यों नहीं होती है? और कितनी मजबूत बैकिंग है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है सर कि पुलिस का भी खौफ उसको नहीं है, तो बैकिंग कितनी मजबूत होगी उसके पीछे। निश्चित रूप से बैकिंग है, और उस बैकिंग तक जब तक हमारी तफ्तीश नहीं पहुंचेगी, 4 ट्रैक्टर वालों को बंद करके और चालान करके कुछ नहीं होने वाला। उन 4 की जगह 10 ट्रैक्टर वाले दूसरे ठीक बात है हो जाएंगे। वो तो लेबर है, वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो आगे आगे एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ी लेके चल रहे हैं, जो उस इलाके पे वॉच कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं आपकी पाली और जोधपुर के बीच में एक मैसेज चला कि क्या इसको ठोक दें। मतलब इतना भी भय नहीं है, उनके पीछे कोई तो होगा, कोई तो। अब मान लीजिए पहले गैंगस्टर्स की बात करते थे हम, चूरू जिले में, सीकर जिले में, झुंझुनू जिले में कितने प्रकार के गैंगस्टर थे। जब तक कठोर एक्शन नहीं लिया गया तब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए गैंग वार को। अभी भी चलती है, जेलों से भी चलती है, जेलों से भी ऑपरेट किए जाते हैं। तो क्या हम इतने अंधे हैं या हमको पता नहीं है? जिस जगह आप जाके देखिए नदियों में, चाहे टोंक की बनास नदी हो या लूनी नदी हो या चंबल का कछार हो, कहीं जाके देखिए 50 जेसीबी लगी हुई हैं, 100 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ठीक बात है, किसको दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल ठीक बात को है, दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इन नदियों से जब इतना खनन होता है तो फिर उसका असर पर्यावरण पर किस ढंग से पड़ता है? हालांकि ये सब हम जानते हैं कि बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव है उसका, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में क्या स्थितियां देखने को मिल सकती हैं अगर ये चीजें खत्म नहीं हुई तो? राजेश कृष्ण सिद्ध साहब से समझते हैं। नमस्कार। ये अभी हेलो, आ रही है? जी जी। आनंद वर्धन साहब ने भी बहुत बढ़िया बात कही, इन्होंने जो बिल्कुल हकीकत को बयान किया है कि मायने कर रहे हैं, इनके पीछे असलियत में कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पहाड़ों को नंगा कर दिया और पूरी नदियों को का बेसन उन्होंने कब्जे करवा करके सारी बंजरियां खत्म कर दिए। उनको पीछे बहुत बड़े माफिया हैं, राजनेताओं का गठजोड़ के पीछे इतना बड़ा नहीं कर सकता। ये सब कार्रवाई के पीछे कोई ना कोई बड़े लोगों का हाथ है। इसका सीधा सीधा अलवर में आप जोधपुर की बात कर रहे हो, ठीक है राजेश कृष्ण साहब के पास मैं आऊंगा। राजेश साहब आऊंगा आपके पास, थोड़ा आवाज में आपकी ब्रेक आ रहा है, ठीक कर देगी हमारी टीम उसको। मैं दोबारा लौटूंगा, कैलाश मीना साहब के पास चल रहा हूँ। कैलाश साहब, समाज के लिए भी एक बड़ा मुद्दा तो है ही ये, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है और साथ साथ एक गुंडई का ये बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में ये शब्द चलता है गुंडई, और ये शब्द
अगर मौजूदा वक्त में कहा जाए कि कहाँ सबसे ज़्यादा ये रेलेवेंट है, तो शायद राजस्थान के बजरी नेटवर्क से ज़्यादा ये कहीं और इसकी प्रासंगिकता मुझे दिखती नहीं है। बाकी तमाम प्रदेश जो गैंगस्टर और माफिया और गुंडई के लिए जाने जाते थे, वहाँ बहुत चीज़ें ठीक हो गई हैं, और राजस्थान जो शांत प्रदेश कहा जाता है, वहाँ ऐसी अशांति है, ये अपने आप में हैरान कर रहा है आज के समय में भी। देखिए, हमें लगता है कि हमने कानून को कुछ लोगों के लिए सीमित रखा है। वो गरीब आदमी है, मजदूर है, छोटा है, क्योंकि सरेआम ओवरलोड ट्रक, ओवरलोड बजरी के डंपर, खनन से भरे हुए डंपर, ये आपको हाईवे पे मिलेंगे, स्टेट हाईवे पे मिलेंगे, और बेखौफ वो दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था और ये जो अपराध है, इनके लिए हमने कुछ छोटे मोटे, जैसे आपने जो आंकड़े दिखाए, वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं कि अभी तक मैं दावे से कहता हूँ, इन मामलों में क्या कितने लोगों को जेल हुई, कितने लोग सजा हुए, केवल औपचारिकता निभाने के लिए आंकड़े हैं। अगर हम रोकना चाहें तो गूगल अर्थ का एडवांस वो है, आप सैटेलाइट से हर समय वॉच कर सकते हैं जयपुर में बैठ के कि किस नदी में अवैध खनन हो रहा है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है और कौन उसको आगे गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है। लेकिन हमारी शायद इच्छा शक्ति, ये सब है आपके पास, सैटेलाइट की सुविधा है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्यों नहीं रोकना चाहते। आपने एक बहुत बड़ी आबादी को, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, मैं जो नौजवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिवार को ये हिम्मत मिले। लेकिन ये शहादत हुई है, वो ये पहली नहीं है शहादत। पाली जिले में पिछले फॉरेस्ट के उसकी हत्या हुई, इससे पहले भरतपुर में हुई, हमारे यहाँ नीमका थाना में 3 पुलिसकर्मी को ओवरलोड डंपर ने जब्त कर दिया, वो नीचे दब के मर गए। ये सिलसिला है, ये आज एक दिन चर्चा रहेगी, मीटिंग होंगी और उनसे कहा गएगा, जैसे कि एक आईजी को की गाड़ी को वो लोग वो करते हैं। तो पूरा एक नेटवर्क है, बार बार उजागर किया है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज ये है, जो लोग उजागर करते हैं उन लोगों को अपनी या तो जान देनी पड़ती है या फिर वो किसी उसका षड्यंत्र का शिकार होते हैं। मैंने कई नौजवान पुलिस के, परिवहन विभाग के लोगों को हिम्मत करते हुए देखा है, लेकिन मैंने उनके जो दुर्दशा देखी है वो बड़ी खड़ी। इसमें आप एक आम आदमी की स्थिति समझिए, आम आदमी के खिलाफ आप पूरे राजस्थान में कहीं भी चले जाएंगे, इनके खिलाफ जहां जहां लोग खड़े हो रहे हैं उनकी क्या दुर्दशा है, या तो उनकी हत्या होती है या उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। अभी मैं हमारे पुलिस के बड़े जिम्मेदार अधिकारी आनंद वर्धन जी कह रहे थे, आपने हिम्मत है क्या, आप जांच करिए राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर में कितने लोग हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो अपने भाई के, पत्नी के नाम से इस कारोबार में जुड़े हैं, कितने राजनेता हैं जो ये सब कर रहे हैं। ये अगर नहीं है हिम्मत, तो फिर हम केवल ये करके औपचारिकता मात्र कि हमें इस प्रदेश की जनता को अपने हाल पे छोड़ रहे हैं। इसमें बजरी से क्या नुकसान हो रहा है, इस माइनिंग से क्या नुकसान हो रहा है। आपको पता है अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे इस प्रदेश की नहीं, पूरे उत्तर भारत की हमारे लिए जीवन रेखा है। हम उसको 20% नष्ट कर चुके, ये नष्ट करते हुए नहीं देखा। और इसको हम रिकवरी में, अब पानी की किल्लत आ रही है, सारी नदियां छोटी मोटी, आप कासावती, बनास, काटाली, ये सब नदियां नष्ट कर चुके। आप चंबल को नष्ट करने के कगार है, बनास नदी में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम केवल देख रहे हैं। और इसके लिए हम बड़े बड़े आंकड़े ढोल, और इससे वही प्रश्न जो मैं राजेश के हिसाब से उस वक्त पूछ रहा था, दोबारा एक बार उनके पास चलते हैं कि नदियों से खनन, आपने बताया पिछली बार बातचीत में राजेश साहब, पहाड़ों को जो है पूरी तरीके से खोखला कर दिया जा रहा है, इसका बड़ा दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही बताना चाह रहे हैं, विकास जी कह रहे हैं पूरी अरावली को इन्होंने जीवन रेखा है, उस जीवन की समस्या हो रही हो या जितनी भी समस्याएं हैं, आज बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, गर्मी, अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है, केवल ये इस वक्त सबसे बड़ी बात है। आज जैसा भी कैलाश जी ने कहा, और के बाद जिम्मेदार हो गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, जो जिम्मेवार विभाग है, माइंस विभाग,
वो इसमें क्यों नहीं शामिल है? इस विभाग की मिट्टी राजनेताओं के गठजोड़ के बिना इतनी बड़ी घटना ठीक है राजेश साहब, ठीक कह रहे हैं आप। उधर आनंद वर्धन साहब भी हमारे साथ हैं। आनंद साहब, बार बार सवाल यही उठता है कि सरकारें बदलती हैं, अधिकारी बदलते हैं, लेकिन इस मामले में स्थिति परिस्थिति सब कुछ ऐसा ही रहता है। क्या जिस सरपरस्ती की हम लोग बात कर रहे थे कि इनका बैकअप बहुत मजबूत है, उसमें सीधे तौर पर बड़े राजनेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, और फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि तमाम जो वादे सुशासन के और होते हैं नई सरकारों के द्वारा भी, वो सब खोखले हैं, क्योंकि सरकारें राजस्थान में हमेशा बदलती रही हैं, एक बार एक पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, फिर पहली पार्टी, फिर दूसरी पार्टी, लेकिन ये स्थिति यथायथ है। वास्तव में सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है वो पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। जी जी हम जी। इसको भूले नहीं। सबसे पहली बात मैं कहता हूं, आपसे खुलेआम कह रहा हूं, आज अगर सीएम डिसाइड कर लें कि कल से ये नहीं चलेगा, तो आप विश्वास कीजिए कल से नहीं चलेगा। विल पावर होनी चाहिए। जिस दिन हमारा नहीं तो डीजी क्यों पुलिस नहीं ये कर पा तय रहे कर लेंगे हैं सर? कि नहीं आनंद साहब चलेगा क्यों तो नहीं कर चलेगा। पाते? पॉलिटिकल लीडर्स चाहे वो कितने भी मजबूत उनका कैरेक्टर हो, वो कितना भी ये अपना इमेज बनाए कि वो बहुत मजबूत लीडर हैं, क्यों नहीं इस तरह के फैसले कर पाते हैं? क्यों वो दिन नहीं आता जब सीएम ये डिसाइड करें कि ऐसा कल से नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो चुके हैं, हाई कोर्ट के निर्णय हो चुके हैं, और आप अपनी एनडीटीवी की टीम को लेकर के पूरे राजस्थान में घूम जाइए, वीडियो बना लीजिए। आपको किसी भी सड़क पे 100 से 200 ट्रैक्टर, डंपर और सब बड़े ट्रक मिल जाएंगे आपको, जो बजरी ले जा रहे हैं। कहां से आ रही है किसी को दिख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चल रहा। और जब थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट होता है, थोड़ा सा भी पुलिस वाला उसको रोकने की कोशिश करता है, तो वो होता है जो कल हुआ है। और एक बार राजस्थान में हो चुका है। कम से कम 15 से 16 लोगों की तो मुझे आंकड़ा मौजूद है, एक जगह अटैक हुए हैं। आप चाहे टोंक की बात याद कर लीजिए, धौलपुर की बात याद कर लीजिए, आप बूंदी की, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और वो कौन है उनके पीछे? माफ कीजिएगा, अगर पुलिस वाला ये कहता है कि उसको पता नहीं है कौन है, तो पुलिस वाला रहने के लायक नहीं है। उसको छोड़ देना चाहिए पुलिस का जॉब, कोई और जॉब करना चाहिए। फिर सबको पता है कौन है किसके पीछे। मुझसे नाम मत लिवाइए इस समय, सब जानते हैं, सारे पुलिस वाले जानते हैं कि ये जो कल की घटना घटी है उसके पीछे कौन है। पॉलिटिकल लीडरशिप जानती है कि कौन है, लेकिन कौन अपने अंदर झांक के देखे। पॉलिटिकल सबसे लीडरशिप बड़ी तो सर बात ये है, एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। अरे सर, पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, जिनको पता है कि कहां क्या हो रहा है। नहीं, फिर भी आनंद साहब जिनको एक मालूम है इशारा कि आपने कहां से जरूर निकल किया रहा है, है। लेकिन और थोड़ा स्पष्ट अगर आप कर दें, कोई नेटवर्क इसके पीछे है या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गॉडफादर है इस पूरे माफिया गर्दी का? मैं इस समय आपके चैनल पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं सबको पता है कौन से जिले के कौन से विधायक, पूर्व विधायक, कौन से सरपंच, कौन से वार्ड पंच, कौन से नगर पालिका के अध्यक्ष, कौन कौन इन्वॉल्व है, सबको मालूम है। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे राज्य की है उसको भी पता है कि कौन है इनके पीछे। आप पता कर लीजिए ना कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनके पीछे वकील कौन आएंगे, वकील कौन करेगा, केस कौन लड़ेगा, सबको मालूम है सर। एक बार एक विल पावर हो, एक सोच ले कि हम नहीं होने देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पुलिस वाले की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जोधपुर पुलिस का दायित्व है उस पर एक्शन ले, और मुझे पूरा पता है कि जोधपुर पुलिस इस पे एक्शन लेगी, चाहे आईजी रेंज हो या पुलिस कमिश्नर हो। दोनों एडामेंट हैं इस बात पे, दोनों जानते हैं कि कहां हिट करना है और वो निश्चित रूप से करेंगे। आप जस्ट इंतजार कीजिए। लेकिन हां, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो जोधपुर की हो, चाहे जयपुर की हो, चाहे भरतपुर धौलपुर की हो, चाहे टोंक की, कोटा की हो, उसको निर्णय करना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर 40-40, 50-50 जेसीबी लगी हुई है नदी में, किसको नहीं दिख रहा? खनन विभाग को दिखाई नहीं दे रहा क्या? कोई तो एक्शन लो भाई, कोई तो जब्त करो।
कोई तो उनको डिस्ट्रॉय करो। क्यों चाहते हो कि दूसरे स्टेट का मैं एग्जांपल दूं कि कहां क्या हुआ है? एक बार डिसाइड करें, निश्चित रूप से आप कंट्रोल करेंगे और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। तो ये डिसीजन ही तो नहीं लिया जा रहा है सर, और बात ये भी है कि सर, जब जोधपुर डिसीजन की पुलिस तो एक्शन देखिए, लेगी मैं डिसीजन उसका ले नहीं इम्पैक्ट सकता, कितना होगा, किसी कहां जिले का तक इसमें होगा? डिसीजन ले नहीं सकता। लेना तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ही डिसीजन पड़ेगा। ठीक बात एक है। बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सारे एसपीज को, सारे आईजीज को कह दिया जाए कल से बर्दाश्त नहीं होगा। आप देखिए कैसे होता है। नहीं होगा सर कल से, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ये तय करे कि कल से ये चीज़ें नहीं होंगी, कल से क्या अभी से होना एकदम बंद हो जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि वो डिसीज़न ले नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे नेटवर्क में सबको, इस जंजाल में सभी फंसे हुए हैं और सब कहीं ना कहीं दोषी भी हैं। सब ऐसा क्योंकि प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कार्रवाई की तो सब फंसेंगे, और जब सबके फंसने की बात होती है तो फिर सब यही तय करते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, पर्दा डाले रखो, बीच में थोड़ा बहुत एक्शन लो, 4 डंपर वालों को पकड़ लो, 2-3 ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को पकड़ लो, और उसी का फिर प्रचार किया जाता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि पुलिस बड़ा एक्शन लेती है, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को अभी तक मिला नहीं है। एक बार 30-30 सेकंड कैलाश मीणा साहब और राजेश कृष्ण साहब के पास भी चलते हैं। कैलाश मीणा साहब, फाइनल आपका कमेंट मैं इस पे चाहूँगा, इस पूरी परिस्थिति पर आगे के वक्त में कैसे सुधार लाया जा सकता है? देखिए, इसके ये अस्तित्व का सवाल है। जो जिस तरह की गर्मी है, पानी की कमी है, जिस तरह की दिक्कतें हैं, हम क्यों पैदा कर रहे हैं? इसके लिए सरकार अरबों रुपया इकट्ठा करेगी, पानी के लिए करेगी। कल को एक हीट वेव चल रही है, ये चली, लेकिन ये पैदा हम कर रहे हैं। नदियां पूरी खत्म करके पानी कहाँ से लाएंगे? पानी कहीं से पैदा होगा? आपने पानी जयपुर में जमवाराम का डैम खत्म करके आप बीसलपुर पहुंच गए, आगे कहाँ पहुंचेंगे? जोधपुर में आप कहाँ से पानी ला रहे हैं? आप इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आपको वो फैसला लेना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और राजेश कृष्ण साहब, क्या गर्मी का जो इस तरीके से प्रकोप देखने को मिल रहा है उसमें भी बहुत बड़ा कारण है बजरी का अवैध खनन? इसको जब तक नहीं रोका जाएगा, जो बात रही करके अवैध खनन करने वाले जो हुई है, उसके बावजूद भी उन तक को कार्रवाई अवैध ठीक है, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, समय इतना ही है, आज समय इतना ही है। शुक्रिया राजेश कृष्ण साहब आपका, कैलाश मीणा साहब बहुत शुक्रिया, आनंद वर्धन शुक्ल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। आज इस चर्चा में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा था। विषय था बजरी का अवैध खनन करने वाले माफियाओं के आगे क्या सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों पर हम करते हैं चर्चा सबसे बड़े मुद्दे में हर रोज़। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।